स्वागत है आप सबका। आज की ये प्रश्नोत्तरी है उपन्यास पर और कुल प्रश्न हैं 50। कुल प्रश्न कितने हैं? 50 हैं। पहला प्रश्न, युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में एक पूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास कहलाता है। कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, भगीरथ मिश्र या गुलाब राय जी? यह कथन किस विद्वान का है? स्वागत है आप सबका। उपन्यास के हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में एक पूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास कहलाता है। कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, भगीरथ मिश्र या फिर गुलाब राय जी? किनका है ये कथन? यह कथन है भगीरथ मिश्र का। किनका है? भगीरथ मिश्र का है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर ये सभी? परीक्षा गुरु कब है? परीक्षा गुरु है 1882 ईस्वी में है। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। रचनाकार कौन? लाला श्रीनिवास दास। और इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान कौन हैं? शुक्ल जी भी मानते हैं, नगेंद्र जी भी मानते हैं, बच्चन सिंह जी भी मानते हैं। यानी सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। देखिए यहां मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती है। कौन सा है? भाग्यवती। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भाग्यवती है। भाग्यवती कब है? 1877 ईस्वी में है। और रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी। रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा है हिंदी का मौलिक उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो इनके अनुसार है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। पूर्ण प्रकाश, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कौन सा है? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर हम बात करें कृष्णलाल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो कृष्णलाल के अनुसार चंद्रकांता 1891 ईस्वी है। कृष्णलाल के अनुसार, कृष्णलाल हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसको मानते हैं? चंद्रकांता 1891 को मानते हैं। चंद्रकांता 1891 ईस्वी। रचनाकार कौन है? देवकीनंदन खत्री। रचनाकार कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। रचनाकार कौन है? देवकीनंदन खत्री। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती 1877 ईस्वी है। रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन सा है? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। इसका सन उपलब्ध नहीं होता है। रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कृष्णलाल के अनुसार कौन सा है? चंद्रकांता 1891 ईस्वी है। रचनाकार कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार कौन सा है? शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार, शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार, शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार अगर हम देखते हैं तो रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित, सैयद इंशाअल्लाह खां। कौन सा है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है उदयभान चरित।
इसी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित है। कब है ये? 1803 ईस्वी में है। कब है? 1803 ईस्वी में। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं सैयद इंशाअल्लाह खां। रचनाकार कौन है? सैयद इंशाअल्लाह खां हैं। रचनाकार कौन है? सैयद इंशाअल्लाह खां। गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी लास्ट है। गोपाल राय जी के अनुसार कौन सा है? गोपाल राय के अनुसार गोपाल राय जी के अनुसार है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी गोपाल राय जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास यह है। 1870 ईस्वी में है। रचनाकार कौन है? पंडित गौरी दत्त हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त। इनके अनुसार रचनाकार कौन है? पंडित गौरी दत्त हैं। ये हिंदी के पहले मौलिक उपन्यास के बारे में विद्वानों के मत हैं। सर्वमान्य मत क्या है? सर्वमान्य मत ये है कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। अपना प्रश्न क्या था? परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह जी, या फिर ये सभी? ये सभी मानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हमने और विद्वानों के मत भी देख लिए। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार भाग्यवती 1877 ईस्वी है। रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फुलोरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन है? भारतेंदु द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। कृष्णलाल के अनुसार चंद्रकांता 1891 ईस्वी है। रचनाकार देवकीनंदन खत्री। शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित है। 1803 ईस्वी में। रचनाकार हैं सैयद इंशाअल्लाह खां। गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी है। 1870 ईस्वी में। रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त। अगला प्रश्न है, स्मृति शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास है प्रेमाश्रम, देहाती दुनिया, चंद हसीनों के खतूत या श्यामा स्वप्न। स्मृति शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देखो भाई, बात ऐसी है कि पीजीटी का जो पेपर हुआ है यूपी में अभी हिंदी का, उसकी मेरिट कितनी जाएगी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक सब विद्यार्थियों का डाटा मेरे सामने नहीं हो, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, किसका क्या स्कोर बन रहा है, तो कैसे कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि पेपर अच्छा था। 6-7 प्रश्न जो थे वो पाठ्यक्रम से बाहर भी थे, जैसे 2 तो छंद वाले प्रश्न थे, वो आप कह सकते हैं। एक प्रेमाश्रम जो उपन्यास था, उसका कथन पूछ लिया था, वो आप कह सकते हैं। तो 6-7 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर भी गए हैं। हाँ, जो विद्यार्थी मुझे मिले हैं ऑफ़लाइन के या ऑनलाइन के, जिन्होंने आंसर की से मिला लिया है अपना पेपर, वो ये बता रहे हैं मेरे पास 10-15 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनके किसी के 102, 103, 104, 105 अधिकतम नंबर जो अब तक जिस विद्यार्थी के मुझे मिले वो 109 हैं उसके अधिकतम। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये 10-11 विद्यार्थियों का ही डाटा है मेरे पास में, इससे ज़्यादा का नहीं है अभी। स्मृति शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास है प्रेमाश्रम, देहाती दुनिया या चंद हसीनों के खतूत या फिर श्यामा स्वप्न। कौन सा है यह आपको बताना है। उत्तर क्या होगा? यहाँ सही उत्तर होगा देहाती दुनिया। सही उत्तर क्या होगा? देहाती दुनिया होगा। देहाती दुनिया। देहाती दुनिया। यहाँ भी थोड़ा-सा मैं आपको करवाना चाहूँगा कुछ और। देखो, स्मृति शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास से कौन-सा हुआ? देहाती दुनिया। स्मृति शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन-सा है? तो देहाती दुनिया 1826 है, रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। कौन-सा है? देहाती दुनिया। देहाती दुनिया कब है? 1926, सॉरी। देहाती दुनिया 1926। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय। बाकी के चारों विकल्पों पर भी चर्चा कर लीजिए। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम। हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है, चारों विकल्पों को हम देख रहे हैं, वो है प्रेमाश्रम 1922। प्रेमाश्रम कब है? 1922 में। और रचनाकार कौन है?
रचनाकार हैं प्रेमचंद। रचनाकार कौन हो गए? प्रेमचंद हो गए। एक विकल्प इसमें था चंद हसीनों के खतूत। ये पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का पहला उपन्यास है। पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास। पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास जो है वो कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत है। चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत। और कब है ये? 1924 में रामचंद्र तिवारी मानते हैं, कुछ विद्वान 1927 भी मानते हैं। और जो रचनाकार हैं इसके वो आपको पता ही है कौन है? उग्र। शॉर्ट में उग्र ही लिख दूं, पांडे बेचन शर्मा उग्र। और श्यामा स्वप्न जो है वो आख्यायिका शैली में रचित हिंदी का पहला उपन्यास है। आख्यायिका शैली में रचित हिंदी का पहला उपन्यास। आख्यायिका शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास। आख्यायिका शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न है। श्यामा स्वप्न। अब श्यामा स्वप्न का प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो नगेंद्र मानते हैं 1885, बच्चन सिंह जी भी 1885 मानते हैं, और रामचंद्र तिवारी मानते हैं 1888। देखिए श्यामा स्वप्न रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1888। रामचंद्र तिवारी के अनुसार तो क्या है? रामचंद्र तिवारी के अनुसार है 1888 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र एवं बच्चन सिंह के अनुसार है 1885। डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कब है? 1885 ईस्वी है। रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। रचनाकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा उनकी प्रेमिका भी थी और उस पर बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हैं, कुछ काव्य रचनाएं भी हैं। श्यामा सरोजिनी है ना? श्यामा स्वप्न उपन्यास हो ही गया, श्यामा सरोजिनी काव्य रचना है, श्यामा संपत्ति लता भी है ना? तो प्रश्न क्या था अपना? चारों विकल्पों को हमने देख लिया। स्मृति शैली में रचित हिंदी का पहला उपन्यास देहाती दुनिया। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम। पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का पहला उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। और आख्यायिका शैली में रचित हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है? श्यामा स्वप्न है। देखो पेपर अच्छा आया था और इसमें तो इंटरव्यू है, इसलिए थोड़ा सा फिर भी आप इसे सरल मान सकते हैं। अब टीजीटी का है वो इससे ज्यादा और अच्छे लेवल का आएगा। और इसके लिए जो डेली सुपरफास्ट रिवीजन कक्षाएं चल रही हैं ऐप पर, उनको देखें अच्छे से, क्योंकि मैं 3 पुस्तकों को लेकर चल रहा हूँ, सुपरफास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। उसमें डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह जी, रामचंद्र शुक्ल और इसके अलावा मेरे नोट्स जो बहुत ही डीपली हैं। और डीपली पढ़ने का फायदा होता है। अब जीवनी के प्रश्न आए, मैंने आपको विदेशी महापुरुषों की जीवनियां, ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनियां, राजनीतिक चरित्रों की जीवनियां, हिंदी के साहित्यकारों की जीवनियां, ऐसे मैंने अलग अलग पार्ट में लिखवा रखी थी। देखो 3 प्रश्न फंसे वहां से। आत्मकथा का कोई प्रश्न बाहर गया ही नहीं, गद्य काव्य का कोई गया ही नहीं। तो ये सब आपको डीपली करवा रखा था, तो इसलिए अपना पेपर अच्छा हुआ। हिंदी संसार के विद्यार्थियों को ये पेपर कठिन नहीं लगा होगा। इसलिए नहीं लगा होगा, वो बेचारे पहले ही बहुत कठिन कठिन पेपर देते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। मैंने ये तर्क वाले, कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न हैं ये बहुत ज्यादा करवा रखे हैं, बीच बीच में मैं करवाता रहता हूँ, तो इसका फायदा उनको अच्छे से मिला। अब यह टेस्ट पेपर भी आज ऑफलाइन हुआ था। ऑफलाइन डेली टेस्ट चल रहे हैं और इसी तरह से व्याख्यात्मक हल क्लास में ही करवा दिया जाता है ऑफलाइन वालों को। तो डेली पेपर चल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव चल रही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान की मान्यता है कि हिंदी पट्टी में नव जागरण के संकेत सबसे पहले देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में दिखाई पड़ते हैं? किस विद्वान की मान्यता है ये? यह आपको बताना है। बताइए, निम्नलिखित में से किस विद्वान की मान्यता है कि हिंदी पट्टी में नवजागरण के संकेत सबसे पहले देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में दिखाई पड़ते हैं? ये किस विद्वान की मान्यता है? डॉक्टर गोपाल राय की मान्यता है। किसकी मान्यता है? डॉक्टर गोपाल राय की मान्यता है। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी में देवरानी कौन है?
यह है आपको बताना है। देवरानी जेठानी की कहानी में देवरानी कौन है? तो देखिए, बताइए कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी में देवरानी कौन है? देवरानी है आनंदी, ज्ञानो है जेठानी, ज्ञानो क्या है? जेठानी है। पार्वती जो है वो सर्वसुख की बड़ी बेटी है, सर्वसुख की बड़ी बेटी। ये क्या है? सर्वसुख की बड़ी बेटी है। और सुखदेई जो है वो सर्वसुख की छोटी बेटी है, सर्वसुख की छोटी बेटी है। इस उपन्यास का नायक सर्वसुख ही है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? आनंदी। सही उत्तर होगा आनंदी। देवरानी कौन है? आनंदी। ज्ञानो क्या है? जेठानी। पार्वती कौन है? सर्वसुख की बड़ी बेटी है। और सुखदेई जो है वो कौन है? सर्वसुख की छोटी बेटी है, सर्वसुख की छोटी बेटी है ये। हो गया इतना। अगला प्रश्न देखिए, देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता उपन्यास कितने भागों में है? 3, 4, 5, 6। कितने भागों में है यह आपको बताना है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता उपन्यास कितने भागों में है? 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। कितने भागों में है? 4 भागों में है। इसका प्रथम भाग 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग कब था? प्रथम भाग था 1888 ईस्वी में। और जो अंतिम भाग है, चतुर्थ भाग, वो कब प्रकाशित हुआ? 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो कितने भागों में है? 4 भागों में है। और प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1888 में। और चतुर्थ भाग 1891 ईस्वी में। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, भगवती चरण वर्मा। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी या भगवती चरण वर्मा? कौन माने जाते हैं इनमें से? सही उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी। सर्वमान्य मत तो यही है। निम्नलिखित में से कंकाल उपन्यास का पात्र नहीं है। इंद्रदेव, श्रीचंद्र नहीं है वैसे, श्रीचंद, देव निरंजन, विजय। कौन सा नहीं है यह है आपको बताना है। कंकाल उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं है? तो देखते हैं किस किस का सही होता है। क्या उत्तर होगा इसका? कुछ ये बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। इंद्रदेव है। इंद्रदेव तितली 1934 उपन्यास का पात्र है। तितली, तितली कब है? 1934 ईस्वी का पात्र है ये। ठीक है। ये श्रीचंद्र नहीं होगा, श्रीचंद है, श्रीचंद। कंकाल कब है? कंकाल है 1929 में। कंकाल कब है? 1929 ईस्वी में है। और जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास इरावती भी है। इरावती अपूर्ण है। इरावती क्या है? अपूर्ण है। तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास भी याद रखें। तो सही उत्तर यहाँ क्या होगा? इंद्रदेव होगा। सही उत्तर क्या होगा? इंद्रदेव होगा। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? बुधवा की बेटी 1926, दिल्ली का दलाल 1927, मनुष्यानंद 1955, फागुन के दिन 4 1960। कौन से उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? कल आदिकाल पर टेस्ट करवाऊंगा, अच्छे प्रश्न करवाऊंगा आपको, टीजीटी में आने लायक। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का भी एग्जाम होने वाला है, वरिष्ठ अध्यापक का भी होने वाला है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी वो प्रश्नोत्तरी, यानी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कल आदिकाल पर टेस्ट होगा जिसमें अभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, रास साहित्य और लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य दोनों भागों में, गद्य साहित्य लौकिक और लौकिक पद्य साहित्य। कल आदिकाल पर टेस्ट करवाऊंगा आपको अच्छा सा। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? ये बुधवा की बेटी जो है ना, ये 1926 में नहीं है। ये कब है? 1928 ईस्वी में है। कब है? 1928 में है। बुधवा की बेटी कब है? 1928 में है। दिल्ली का दलाल 1927 में है। मनुष्यानंद 1955 में है। फागुन के दिन 4 1960 में है।
परीक्षा गुरु उपन्यास के संबंध में असत्य कथन हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहा करो। अब ऐसे ही प्रश्न आने लगे हैं। आपने देख लिया होगा यूपी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ उसमें अब इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें लंबे लंबे उबाऊ शिक्षा मूलक प्रकरण है। इसमें कुसंग के कारण बिगड़े हुए व्यापारी नवयुवक की कहानी है जो अच्छे संग के कारण सुधर जाता है। यह आदर्शवादी उपन्यास है। इसमें अपनी भाषा की उन्नति के साथ नए ढंग की खेती और कल कारखानों की उन्नति पर बल दिया गया है। कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है, यह आदर्शवादी उपन्यास है। गलत बात, ये गलत बात है। आदर्शवादी उपन्यास है, यह बात गलत है। यथार्थवादी उपन्यास है। कैसा है? यथार्थवादी उपन्यास है। यथार्थवादी उपन्यास है। और यहाँ आपके माइंड में एक बात और रहनी चाहिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने तो इसे यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। चाहो तो आप यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस उपन्यास को लिख लीजिए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस उपन्यास को यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर कहा है। इस उपन्यास को यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर कहा है। नींव का पत्थर कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। कौन से उपन्यास को कहा है? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। परीक्षा गुरु को। किसको कहा है? परीक्षा गुरु को। बाद में भूल जाओ। परीक्षा गुरु को यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। काव्य शास्त्र की पुस्तक तो इतनी अच्छी है, उससे बाहर जा ही क्या सकता है। 16 प्रश्न जो आए यूपी पीजीटी में, उसमें से 13 प्रश्न जो हैं वो हमारी काव्य शास्त्र की पुस्तक से हैं। और काव्य शास्त्र की पुस्तक कोचिंग में उपलब्ध है। अभी व्याकरण की भी उपलब्ध है। व्याकरण के प्रश्न सरल थे। नेट वाली भी अभी नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में आ जाएगी। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान शिक्षा मूलक एवं सुधारवादी उपन्यास है। श्यामा स्वप्न आश्चर्य वृत्तांत सौंदर्य उपासक स्वच्छंदतावादी उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यास चंद्रकांता की प्रतिक्रिया है। गोपाल राम गहमरी ने लगभग 100 उपन्यास लिखे। कौन सी बात यहाँ सही नजर नहीं आ रही है आपको? यह आपको बताना है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान शिक्षा मूलक एवं सुधारवादी उपन्यास है। श्यामा स्वप्न आश्चर्य वृत्तांत एवं सौंदर्योपासक स्वच्छंदतावादी उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यास चंद्रकांता की प्रतिक्रिया है। गोपाल राम गहमरी ने लगभग 100 उपन्यास लिखे। यहाँ कौन सी बात आपको सही नजर नहीं आ रही है, यह आपको बताना है। सी। अच्छा, यही तो बात है। गोपाल राम गहमरी ने 100 उपन्यास नहीं लिखे, लगभग 200 उपन्यास लिखे। 100 गलत है, लगभग 200 उपन्यास लिखे। लगभग 200 उपन्यास लिखे, ये सही होगा। यहाँ पर यह सही होगा। थोड़ा सा इसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। इन उपन्यासों पर चर्चा कर लेते हैं कि ये किन किन के हैं, कब कब हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिए। देखो यहाँ हम देखें नूतन ब्रह्मचारी 1887। नूतन ब्रह्मचारी कब है? नूतन ब्रह्मचारी है 1887 ईस्वी। और जो आपके 100 अजान एक सुजान है वो कब है? 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान की अगर हम बात करते हैं तो 1892 ईस्वी है। कब है? 1892 ईस्वी। ये दोनों ही उपन्यास किनके हैं? बालकृष्ण भट्ट के हैं। किनके हैं? दोनों ही बालकृष्ण भट्ट के हैं। इसके बाद में कौन सा था? श्यामा स्वप्न। अगर हम बात करें तो श्यामा स्वप्न रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1888 में है। श्यामा स्वप्न। अब सर्वमान्य में रामचंद्र तिवारी वाली डेट लेकर चल रहा हूं। बच्चन सिंह जी
और नगेंद्र 1885 में मानते हैं, हम देख ही चुके हैं। ये किनका है? ये है ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठाकुर जगमोहन सिंह का है। ये ठाकुर जगमोहन सिंह का है। इसके बाद कौन-सा है? आश्चर्य वृत्तांत अंबिकादत्त व्यास का है 1893 ईस्वी में। आश्चर्य वृत्तांत जो है वो 1893 ईस्वी में किनका है? अंबिकादत्त व्यास का है। किनका है? अंबिकादत्त व्यास का है। इसके बाद में कौन-सा है? सौंदर्योपासक 1911 में ब्रजनंदन सहाय का है। सौंदर्योपासक सौंदर्योपासक कब है? 1911 ईस्वी में। किनका है? ब्रजनंदन सहाय का है। ब्रजनंदन सहाय का है। ब्रजनंदन सहाय का है। और हाँ, बस यही आई इसमें। देखिए, नूतन ब्रह्मचारी और सौ अजान एक सुजान शिक्षामूलक और सुधारवादी उपन्यास हैं, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना आगे प्रश्न आए तो ये बिल्कुल हैं, शिक्षामूलक और सुधारवादी उपन्यास हैं। श्यामा स्वप्न, आश्चर्य वृत्तांत और सौंदर्योपासक स्वच्छंदतावादी उपन्यास हैं। प्रेम का चित्रण है इनमें, स्वच्छंदतावादी उपन्यास हैं। प्रेमचंद के उपन्यास चंद्रकांता की प्रतिक्रिया हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और गोपाल राम गहमरी ने 100 नहीं लिखे, लगभग 200 उपन्यास लिखे हैं। बाकी इन उपन्यासों को भी हमने देख लिया कि किन-किन के हैं। नूतन ब्रह्मचारी 1887, 2001 सुजान 1892 ईस्वी किनके हैं? बालकृष्ण भट्ट के हैं। श्यामा स्वप्न 1888 रामचंद्र तिवारी, 1885 नगेंद्र और बच्चन सिंह जी के अनुसार। मैं रामचंद्र तिवारी वाली डेट लिख रहा हूं यहाँ पर, ठाकुर जगमोहन सिंह का है। आश्चर्य वृत्तांत 1893 ईस्वी में अंबिकादत्त व्यास का है। और सौंदर्योपासक 1911 में ब्रजनंदन सहाय का है। चंद्रकांता आप देख ही चुके हैं, 1891 ईस्वी में चौथा भाग प्रकाशित हुआ। पहला जो भाग था वो 1888 में हुआ था और ये बाबू देवकीनंदन खत्री का था, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है, यह आपको बताना है। किसको कहा? प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? कौन से कहा? ये तो सबका सही होना चाहिए। ए होगा, डी नहीं होगा। किसको कहा है? सेवा सदन को कहा है। सेवा सदन बाजार-ए हुस्न पहले उर्दू में था, बाजार-ए हुस्न के नाम से था। 1888 में फिर सेवा सॉरी 1918 में सेवा सदन के नाम से प्रकाशित हुआ। सेवा सदन पहले ये उर्दू में था, है ना? प्रेमाश्रम की अगर बात करें तो गौस-ए आफियत के नाम से प्रकाशित हुआ था पहले। गौस-ए आफियत के नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ था, गौस-ए आफियत। और 1922 में प्रेमाश्रम। 1922 में कौन-सा है? प्रेमाश्रम। प्रेमचंद जी के उपन्यासों को हमने 3 भागों में बाँट कर देखा है। मूल रूप से उर्दू में रचित और उर्दू में ही प्रकाशित। मूल रूप से उर्दू में रचित और हिंदी में रूपांतरित, और फिर हिंदी में रचित और हिंदी में ही प्रकाशित। 3 श्रेणियों में बाँटकर हमने प्रेमचंद जी के उपन्यासों को पढ़ा है। वरदान की आप बात करेंगे तो जलवाए इशार, वरदान जलवाए इशार के नाम से पहले उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1921 में वरदान के नाम से हिंदी में, 1921 में वरदान के नाम से हिंदी में, यानी कि ये तीनों ही उपन्यास पहले उर्दू में प्रकाशित हुए। जो सेवा सदन था वो बाजार-ए हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ था उर्दू में। 1918 में हिंदी में सेवा सदन के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रम पहले गौस-ए आफियत के नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1922 में प्रेमाश्रम के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ। वरदान पहले जलवाए इशार के नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1921 में वरदान के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ। और गोदान 1936 है ही। गोदान 1936 ईस्वी मूल रूप से हिंदी में ही रचित है। मूल रूप से हिंदी में रचित इनका पहला उपन्यास कायाकल्प था। ये भी याद रखना कि प्रेमचंद जी का मूल रूप से हिंदी में रचित पहला उपन्यास कौन-सा है? वो कायाकल्प है। हो गया ये। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? तो किसको कहा है? सेवा सदन को कहा है। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सेवा सदन होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रम उपन्यास के संबंध में असत्य कथन है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। इस पर गांधीवाद का प्रभाव है।
इसका उद्देश्य राम राज्य की स्थापना करना है। इसका एक पात्र जान सेवक है जो रूस और बल्गेरिया के किसान मजदूर राज्य की बात करता है। प्रेमाश्रम उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन आपको सही नजर नहीं आ रहा है? प्रेमाश्रम उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये टेस्ट आज ऑफलाइन हुआ था और डेली हो रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट, शाम को 6 बजे से और 8 बजे तक होते हैं और उनका इसी तरह से हल करवाया जाता है क्लास में ही। आज मैंने सोचा कि सबके लिए करवा देते हैं। तो प्रेमाश्रम उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अब हिंदी संसार के विद्यार्थी इस लेवल के पेपर हल करते हैं डेली, तो उनको ये पीजीटी वाला पेपर कठिन कैसे लग सकता था? उनको पढ़ाया ही इतना डीपली गया था और इसी तरह के डीपली उनके पेपर लिए गए थे और एक नहीं कम से कम 100 पेपर लिए गए थे ऐसे। तो बताइए यहाँ, यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है, इस पर गांधीवाद का प्रभाव है, इसका उद्देश्य राम राज्य की स्थापना करना है, या फिर इसका एक पात्र जान सेवक है जो रूस और बल्गेरिया के किसान मजदूर राज्य की बात करता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दे, यहाँ डी गलत है, डी सही हो जाता अगर जान सेवक की जगह अगर हम यहाँ पर कर देते बलराज कर देते। क्या कर देते? बलराज। इसका जो एक पात्र है वो बलराज है और बलराज रूस और बल्गेरिया के किसान मजदूर राज्य की बात करता है। जान सेवक तो रंगभूमि का पात्र है, जान सेवक रंगभूमि का पात्र है। किसका पात्र है? रंगभूमि। रंगभूमि जो था वो 1926 है, 1926 का पात्र है। जान सेवक किसका है? रंगभूमि का पात्र है। अगर यहां जान सेवक की जगह हम बलराज कर दें तो चारों कथन सही हो जाएंगे। फिर प्रेमाश्रम हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है, बिल्कुल सही। इस पर गांधीवाद का प्रभाव है, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य राम राज्य की स्थापना करना है, बिल्कुल सही। और इसका एक पात्र जान सेवक न होकर बलराज है जो रूस और बल्गेरिया के किसान मजदूर राज्य की बात करता है। अगर जान सेवक की जगह बलराज रख दिया जाए तो ये चारों कथन सही हो जाएंगे। अभी यहाँ ये गलत हुआ। जान सेवक रंगभूमि 1926 का पात्र है। प्रश्न संख्या देखिए 14 है। गोदान उपन्यास के संबंध में असत्य कथन है। इसकी रचना शैली रंगभूमि से मिलती जुलती है, इसमें 36 प्रकरण हैं, इस पर गांधीवाद का प्रभाव है, यह यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान के बारे में कौन सा उपन्यास है, सॉरी कौन सा कथन आपको सही नजर नहीं आ रहा, यह आपको बताना है। बताइए, गोदान उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसकी रचना शैली रंगभूमि से मिलती जुलती है, इसमें 36 प्रकरण है, इस पर गांधीवाद का प्रभाव है, यह यथार्थवादी उपन्यास है। मोस्टली का गलत। अरे 1936 तक आते आते प्रेमचंद जी का गांधीवाद से मोह भंग हो चुका था, ये गांधीवाद के प्रभाव से मुक्त है। गोदान उपन्यास तक आते आते प्रेमचंद जी का गांधीवाद से मोह भंग हो चुका था, गांधीवाद का प्रभाव इस पर नहीं है, यह गांधीवाद के प्रभाव से मुक्त है, यह गांधीवाद के प्रभाव से मुक्त है। ये सही होता है यहाँ पर, ये तो होता सही। आप लिख सकते हैं गोदान उपन्यास तक आते आते प्रेमचंद जी का गांधीवाद से मोह भंग हो चुका था, लिख लो कभी काम आ जाएगा। गोदान उपन्यास तक आते आते प्रेमचंद का गांधीवाद से मोह भंग हो चुका था, प्रेमचंद का गांधीवाद से मोह भंग हो चुका था, मोह भंग हो चुका था। गांधीवाद तक आते आते तो प्रेमचंद, सॉरी गोदान तक आते आते गांधीवाद से मोह भंग हो चुका था, तो इस पर गांधीवाद का कोई प्रभाव नहीं है, ये गांधीवाद के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है, यथार्थवादी है, 36 प्रकरण है, इसकी रचना शैली रंगभूमि से मिलती जुलती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये गांधीवाद के प्रभाव से मुक्त है। गोदान उपन्यास तक आते आते प्रेमचंद का गांधीवाद से मोह भंग हो चुका था, तो ये ध्यान रखें। जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही आरोही कालानुक्रम है, जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही आरोही कालानुक्रम इनमें से कौन सा है? जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही आरोही कालानुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होगा?
जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही आरोही कालानुक्रम इनमें से कौन सा है? बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। परख है 1929 ईस्वी में। क्या उत्तर यहाँ सही होगा? सुनीता 1935 में है। सुनीता कब है? 1935 में। विवर्त 1953 में है। ध्यान रहे, विवर्त 1984 में शिवानी का भी उपन्यास है। विवर्त 1953 पूछे जैनेन्द्र, विवर्त 1984 पूछे तो फिर किसका उपन्यास होगा? शिवानी का। और मुक्तिबोध जो था वो कब है? मुक्तिबोध है 1965 ईस्वी में। तो यहाँ सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कै हो जाएगा। ए उत्तर होगा, मतलब जिनका उत्तर ए है बिल्कुल सही है। कल की प्रश्नोत्तरी आदिकाल पर रहेगी और 6 की 6 काव्य धाराएं रहेंगी। अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, रास साहित्य और लौकिक साहित्य, और लौकिक गद्य साहित्य भी और लौकिक पद्य साहित्य भी। आदिकाल की बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए होगी। आधार पुस्तकें जो रहेंगी वो रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। इसके अलावा कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा जो अपने नोट्स में से मैं दूंगा। और आदिकाल की एक बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी आपके लिए रहेगी। पहले ऑफलाइन टेस्ट होगा, फिर उसको हम ऑनलाइन भी देखेंगे। और पीजीटी में या आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में और वरिष्ठ अध्यापक में आदिकाल का कोई प्रश्न उस प्रश्नोत्तरी से बाहर नहीं जा सकता, उसको ढंग से देखना अच्छे से। तो जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही आरोही कालानुक्रम क्या हुआ? परख, सुनीता, विवर्त और मुक्तिबोध। किसने वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित गढ़ कुंडार को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास कहा है? किसने कहा है, यह आपको बताना है। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित गढ़ कुंडार को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, मधुरेश ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने? प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उपन्यास कब है? प्रकाशन वर्ष इसका 1927 ईस्वी है। प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1927 ईस्वी है। और इसे हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास किसने कहा है? हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास इसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतवादी उपन्यासकार नहीं हैं? चतुरसेन शास्त्री, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऋषभ चरण जैन। प्राकृतवादी मानव के वास्तविक स्वभाव का चित्रण करने वाले जो उपन्यासकार हैं वो प्राकृतवादी या प्रकृतवादी उपन्यासकार कहलाते हैं। कि मानव जो है वो स्वाभाविक रूप से हिंसक मनोवृत्ति वाला है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो पाशविक हैं, ऐसा मानकर जो उपन्यासों की रचना करें उन्हें प्राकृतवादी प्रकृतवादी उपन्यासकार कहते हैं। अब इनमें से कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। कौन सा नहीं है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी स्वच्छंदतावादी और आदर्शवादी आदर्शवादी हैं। स्वच्छंदतावादी और आदर्शवादी हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी कैसे उपन्यासकार हैं? स्वच्छंदतावादी एवं आदर्शवादी उपन्यासकार हैं। चतुरसेन शास्त्री, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। पांडेय बेचन शर्मा उग्र तो हिंदी में प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। ये भी नोट कर लें, हिंदी में प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? पांडेय बेचन शर्मा उग्र माने जाते हैं। ठीक है ना, पांडेय बेचन शर्मा उग्र माने जाते हैं। फिलहाल आपका उत्तर यह होगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, अज्ञेय के उपन्यासों के संबंध में असत्य कथन है। नदी के द्वीप शेखर की विशिष्ट संवेदना का प्रसार है। अपने अपने अजनबी में अस्तित्ववाद का खंडन है। शेखर एक जीवनी आत्मकथात्मक शैली में रचित है। नदी के द्वीप कामाख्यान नहीं प्रेमाख्यान है। अज्ञेय के उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सही नजर नहीं आ रहा आपको? अज्ञेय के उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सही नजर नहीं आ रहा है? अज्ञेय के उपन्यासों के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है, यह आपको बताना है। देखो भाई, नदी के द्वीप शेखर की विशिष्ट संवेदना का प्रसार है, बिल्कुल सही है। अपने अपने अजनबी में अस्तित्ववाद का खंडन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अस्तित्ववाद में आस्था थी वैसे तो प्रयोगवादी कवियों की या रचनाकारों की, लेकिन अपने अपने अजनबी में अस्तित्ववाद का खंडन है, ये बात बिल्कुल सही है।
शेखर एक जीवनी आत्मकथात्मक शैली में रचित है, ये बात भी सही है। नदी के द्वीप कामाख्यान नहीं प्रेमाख्यान है, ये उल्टा है। कामाख्यान है, सही क्या होगा? सही यह होगा, कामाख्यान है, काम का आख्यान है, कामाख्यान है, प्रेमाख्यान नहीं। कामाख्यान है, प्रेमाख्यान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपको याद रखना है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा। यशपाल द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप। कौन सा है इनमें से? यशपाल द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है, यह आपको बताना है। कौन सा है ऐतिहासिक उपन्यास से, कौन सा है? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा दिव्या। और दिव्या जो है वो कब है? अगर हम दिव्या की बात करें, 1945 ईस्वी में है। दिव्या कब है? 1945 ईस्वी में है। दादा कामरेड जो है वो कब है? 1941 ईस्वी में है। और देशद्रोही की अगर हम बात करते हैं, 1943 ईस्वी में है। 1943 ईस्वी में है। मनुष्य के रूप की अगर हम बात करते हैं, 1949 ईस्वी में है। कब है? 1949 ईस्वी में है। उत्तर कौन सा होगा? फिलहाल यहाँ पर दिव्या होगा। शेष प्रगतिवादी उपन्यास हैं। अच्छा देखो, अमिता 1956 भी ऐतिहासिक उपन्यास है। अमिता 1956 भी ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास है। अमिता 1956 है, वो भी कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। दिव्या तो है ही है, अमिता 1956 भी ऐतिहासिक उपन्यास है। हो गया, तो यहां सही उत्तर क्या होगा? दिव्या होगा। अगला प्रश्न है, रांगे राघव के किस उपन्यास में नटों के शोषण को प्रस्तुत किया गया है? घरौंदे, मुर्दों का टीला, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, किस उपन्यास में किया गया है? बताइए। रांगे राघव के किस उपन्यास में नटों के शोषण का चित्रण किया गया है या नटों के शोषण को प्रस्तुत किया गया है? ब्रज के जो कर्णटी नट हैं उनके शोषण का चित्रण कब तक पुकारूं में किया गया है? इनका प्रकाशन वर्ष भी लिख लीजिए। घरौंदे है 1946 ईस्वी में। मुर्दों का टीला या फिर इसका दूसरा नाम मोहनजोदड़ो का गणतंत्र भी है। और ये जो उपन्यास है ये 1948 ईस्वी में है। कब है? 1948। विषाद मठ की अगर हम बात करते हैं, 1956 ईस्वी में है। और कब तक पुकारूं की बात अगर हम करते हैं तो 1957 ईस्वी में है। तो यहाँ अपना उत्तर क्या होगा? कब तक पुकारूं। घरौंदे कब है? 1946 में है। मुर्दों का टीला या मोहनजोदड़ो का गणतंत्र दूसरा नाम इसका है, वो 1948 ईस्वी में है। विषाद मठ 1956 में है। और कब तक पुकारूं कब है? 1957 ईस्वी में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों पर कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है? यह आपको बताना है। किसके उपन्यासों पर कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा। किसके उपन्यासों पर कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र या फिर भगवती चरण वर्मा। किसके उपन्यासों पर कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चारों ही उपन्यासों पर कालिदास का प्रभाव है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 22। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास को अपने देश के मध्यवर्गीय नागरिक समाज का गुणदोष भरा चित्र कहा है? अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास को अपने देश के मध्यवर्गीय नागरिक समाज का गुणदोष भरा चित्र कहा है? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। कौन से उपन्यास को कहा है? किस उपन्यास को कहा है? महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल। सही उत्तर होगा बूंद और समुद्र। उत्तर क्या होगा? बूंद और समुद्र। महाकाल की अगर हम बात करें तो 1947 ईस्वी में है। महाकाल कब है? 1947 ईस्वी में। बूंद और समुद्र जो है वो 1956 ईस्वी में है। कब है? 1956 में।
अमृत और विष की अगर हम बात करें तो 1966 ईस्वी में है। कब है? 1966 में। और नाचो बहुत गोपाल जो है वो 1978 ईस्वी में है। चारों ही उपन्यास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये बूंद और समुद्र प्रतीकात्मक उपन्यास है। इसमें बूंद व्यक्ति का और समुद्र जो है वो समाज का प्रतीक है। नाचो बहुत गोपाल में भी जो मेहतर समाज है उसकी दयनीय स्थिति का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। तो ये सारी ही उपन्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किसको कहा है उन्होंने? अपने देश के मध्यवर्गीय नागरिक समाज का गुण-दोष भरा चित्र उन्होंने कहा है बूंद और समुद्र को। बहती गंगा किसके द्वारा रचित उपन्यास है? भैरव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, यज्ञदत्त शर्मा या प्रभाकर माचवे? बताइए, किसके द्वारा रचित उपन्यास है? बहती गंगा किसके द्वारा रचित उपन्यास है? यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या होगा? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र होगा। कब है ये? 1952 ईस्वी में है। कब है? 1952 ईस्वी में है। क्या है इसमें? काशी के 1750 से 1950 तक के इतिहास का चित्रण है। काशी के 1750 से 1950 ईस्वी तक के इतिहास का चित्रण है। इतिहास का चित्रण, इतिहास का चित्रण है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का है, 1952 ईस्वी में है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्चित उपन्यास है ना, उनका वर्ण विषय भी याद रखा करो। वर्ण विषय से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। 1952 में है। काशी के 1750 से 1950 ईस्वी तक के यानी 200 वर्षों के इतिहास का चित्रण है। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास घृणामयी का लज्जा शीर्षक से पुनः प्रकाशन किस वर्ष हुआ? यह आपको बताना है। किस वर्ष हुआ? घृणामयी का लज्जा शीर्षक से पुनः प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये तो सबका सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 है। 24 का सही उत्तर क्या होगा? 24 का सही उत्तर होगा ख, 1950 ईस्वी में हुआ था। घृणामयी का जो है लज्जा शीर्षक से पुनः प्रकाशन 1950 में। इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही आरोही कालानुक्रम कौन सा है? इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही आरोही कालानुक्रम इनमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 25 इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही आरोही कालानुक्रम है कौन सा नजर आ रहा है आपको? 25 का सही उत्तर क्या होगा? इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही आरोही कालानुक्रम 25 में कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखो, निर्वासित है 1946 में। निर्वासित कब है? निर्वासित है 1946 में। मुक्तिपथ 1948 में है। मुक्तिपथ कब है? मुक्तिबोध तो किसका है? चैरेंद्र का है। इनका मुक्तिपथ है। ये कब है? 1948 ईस्वी में है। भूत का भविष्य 1951 में है। भूत का भविष्य, भूत का भविष्य कब है? भूत का भविष्य है 1951 में। और सुबह के भूले 1973 में है। सुबह के भूले, सुबह के भूले कब है? सुबह के भूले है 1973 ईस्वी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। निर्वासित 1946 है, मुक्तिपथ 1948, भूत का भविष्य 1951 और सुबह के भूले 1973 में है। श्रीधर एवं सरो नरेश मेहता के किस उपन्यास के पात्र हैं? यह आपको बताना है। श्रीधर एवं सरो नरेश मेहता के किस उपन्यास के पात्र हैं? डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन किस उपन्यास के पात्र हैं? श्रीधर एवं सरो नरेश मेहता के किस उपन्यास के पात्र हैं? यह आपको बताना है। बी बिल्कुल सही है, यह पथ बंधु था। डूबते मस्तूल कब है? डूबते मस्तूल है 1954 ईस्वी में। यह पथ बंधु था 1962 ईस्वी में है। कब है? 1962 ईस्वी में। नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी में है। कब है? 1967 में। प्रथम फाल्गुन 1968 में है। प्रथम फाल्गुन कब है?
1968 ईस्वी में है। श्रीधर एवं सरो किस उपन्यास के पात्र हैं यहाँ पर? यह पथ बंधु था। प्रश्न संख्या 27 देखें। माणिक मुल्ला निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है, यह आपको बताना है। माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? ये प्रश्न आया हुआ भी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए, माणिक मुल्ला निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? परंतु, गुनाहों का देवता, द्वाभा, सूरज का सातवां घोड़ा। यहाँ सही उत्तर क्या होगा? सूरज का सातवां घोड़ा। और किनका है ये? धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती जी का है। सूरज का सातवां घोड़ा किनका है? धर्मवीर भारती जी का है। कब है? 1952 ईस्वी में है। परंतु किसका है? परंतु है प्रभाकर माचवे का उपन्यास। परंतु किसका है? प्रभाकर माचवे जी का उपन्यास है। कब है? 1940 ईस्वी में है। गुनाहों का देवता फिर धर्मवीर भारती का है। सुधा और चंद्र धर्मवीर भारती जी का है। और गुनाहों का देवता कब है? 1949 ईस्वी में है। 1949 ईस्वी में। द्वाभा फिर प्रभाकर माचवे का है। द्वाभा किनका है? प्रभाकर माचवे का है। द्वाभा प्रभाकर माचवे जी का है और 1957 ईस्वी में है। कब है? 1957 में। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती कब है? 1952 ईस्वी में। परंतु किसका है? प्रभाकर माचवे का है, 1940 में। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है, 1949 में। द्वाभा प्रभाकर माचवे का है, 1957 में। और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, कब? 1952 में। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1959 ईस्वी, 1960, 1961, 1962। किस वर्ष सम्मानित किया गया? भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया, यह आपको बताना है। 1961 में किया गया था। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1959। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 ईस्वी है। कल आदिकाल की तैयारी करना अच्छे से। तीनों पुस्तकों को पढ़ना, नगेंद्र को, बच्चन सिंह जी को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और उस पर पहले ऑफलाइन टेस्ट होगा, बहुत बारीकी से टेस्ट होगा, अच्छे प्रश्न रहेंगे, फिर उसका ऑनलाइन भी करवाएंगे। प्रश्न संख्या 29 से देखिए। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? परती परिकथा 1957, जुलूस 1963, कलंक मुक्ति 1969, पलटू बाबू रोड 1979। किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, यह आपको बताना है। कौन से का नहीं है? सी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कलंक मुक्ति 1969 ईस्वी में नहीं है। कलंक मुक्ति जो है वो 1972 ईस्वी में है। 1972 ईस्वी में है। और किसका परिवर्धित रूप है? दीर्घ तपा 1963 का परिवर्धित रूप है। दीर्घ तपा। दीर्घ तपा कब है? 1963 ईस्वी में है। का परिवर्धित रूप है ये। कौन सा? कलंक मुक्ति। परिवर्धित यानी बढ़ाया हुआ परिवर्धित रूप। अगर आपसे यही पूछ ले कि दीर्घ तपा का पुनः प्रकाशन कब और किस नाम से हुआ, या दीर्घ तपा का परिवर्धित रूप जो है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ? कलंक मुक्ति के नाम से प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ। कलंक मुक्ति का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी और यह दीर्घ तपा 1963 का क्या है? परिवर्धित रूप है। दीर्घ तपा 1963 का परिवर्धित रूप है। हो गया। प्रश्न संख्या 30 देखें। नागार्जुन का अंतिम उपन्यास है। नागार्जुन का अंतिम उपन्यास कौन सा है? बलचनमा, नई पौध, पारो, गरीबदास। नागार्जुन का अंतिम उपन्यास इनमें से कौन सा है? नागार्जुन का अंतिम उपन्यास कौन सा है? बलचनमा, नई पौध, पारो या गरीबदास? मेरे नोट्स में तो बच्चन सिंह जी भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं, मोहन अवस्थी भी हैं, सुमन राजे भी हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी हैं, सब हैं। उसमें तो नलिन विलोचन शर्मा भी हैं, राहुल सांकृत्यायन भी हैं। मैंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, सब का मिश्रण है। मेरे नोट्स तो इतने डीपली हैं कि उनमें से
कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। गरीबदास है, कौन सा है भाई यहाँ पर? गरीबदास है। इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिए। जो बलचनमा है वो कब है? बलचनमा 1952 ईस्वी में है। नई पौध 1953 ईस्वी में है। पारो जो है वो 1975 ईस्वी में है। गरीबदास कब है? 1979 ईस्वी में। चलो ये बताओ, एक प्रश्न मैं यहाँ करना चाहूंगा। बलचनमा के बारे में ये किसने कहा है कि गोदान जहां से समाप्त होता है बलचनमा वहां से शुरू होता है? ये किसने कहा? बताओ देखिए, आप कितना डीपली पढ़ते हैं। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसने? बलचनमा में क्या है? बलचनमा एक बालक का नाम है। उसे उसी व्यक्ति के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, जो उसके पिता का हत्यारा है। तो बलचनमा उपन्यास के बारे में ये किसने कहा है कि गोदान जहां समाप्त होता है बलचनमा वहीं से आरंभ होता है? गोदान में यदि किसान की कारुणिक गाथा है तो बलचनमा में मजदूरों की कारुणिक गाथा है। ये किसने कहा था? ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। गोदान जहां से समाप्त होता है बलचनमा वहां से शुरू होता है। गोदान में यदि किसान की कारुणिक गाथा है तो बलचनमा में मजदूरों की कारुणिक गाथा है। ये किसने कहा था? ये कहा था किसने? बच्चन सिंह जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? झरोखा, डाक बंगला, तमस, बसंती। कौन सा नहीं? जो शाम के बैच के विद्यार्थी हैं उनको तो आज ही पढ़ाया है भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? झरोखा, डाक बंगला, तमस या बसंती। कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या होगा? भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? बी बिल्कुल सही है। डाक बंगला 1959 में कमलेश्वर का है। किनका है? कमलेश्वर का है। ये झरोखा जो है ये कब है? झरोखा की अगर हम बात करें तो कब है? झरोखा है 1967 में। तमस तो 1973 में है ही। तमस 1973 में है। बसंती की अगर बात करते हैं तो 1980 में है। तो सही उत्तर क्या होगा? डाक बंगला होगा। डाक बंगला 1959 में किनका उपन्यास है? कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? वे दिन निर्मल वर्मा, अंतराल मोहन राकेश, सैलूस गिरिराज किशोर, एक था शैलेंद्र राजेंद्र यादव। कौन सा नहीं है? कौन सा उपन्यास और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है इनमें से? कौन सा उपन्यास और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? बताओ। सी बता रहे हैं। सही बात है, शिव प्रसाद सिंह का है। गिरिराज किशोर का नहीं है। किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह का है। ये जो वे दिन है ये कब है? वे दिन है 1964 ईस्वी में है। अंतराल की अगर हम बात करते हैं तो अंतराल है 1972 में। अंतराल 1972 में मोहन राकेश का है। सैलूस की अगर हम बात करते हैं तो सैलूस 1969 ईस्वी में है। एक था शैलेंद्र राजेंद्र यादव जी का है। और जो एक था शैलेंद्र था वो कब है? 2007 में है। सॉरी, ये जो था 1969 में नहीं, 1989 में होना चाहिए। 1989 कर लेना इसको। वे दिन 1964 में निर्मल वर्मा का है। अंतराल 1972 में मोहन राकेश का है। सैलूस 1989 में शिव प्रसाद सिंह का है। और एक था शैलेंद्र 2007 में किनका है? राजेंद्र यादव का है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजकमल चौधरी, गोविंद मिश्र, मनोहर श्याम जोशी या सुरेंद्र वर्मा। कौन है? यह आपको बताना है। बताओ। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है? राजकमल चौधरी, गोविंद मिश्र, मनोहर श्याम जोशी या सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर क्या होगा? मनोहर श्याम जोशी। कब है ये? 1980 ईस्वी में है। कब है? 1980 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 34, रुकोगी नहीं राधिका किसके द्वारा रचित उपन्यास है? मृणाल पांडे, उषा प्रियमवदा, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। बताइए, किसके द्वारा रचित उपन्यास है? रुकोगी नहीं राधिका किसके द्वारा रचित उपन्यास है?
प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर क्या होगा? रुकोगी नहीं राधिका किसके द्वारा रचित उपन्यास है? मृणाल पांडे, उषा प्रियमवदा, ममता कालिया या मृदुला गर्ग? सही उत्तर होगा उषा प्रियमवदा। 1967 ईस्वी में है ये। कब है? 1967 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 35 देखें। हरिओद द्वारा रचित उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाट में किसका चित्रण है? अनमेल विवाह है, भ्रष्टाचार, जाति प्रथा के दुष्परिणाम, सतीत्व के गौरव? किसका चित्रण है? अगर हम ये देखें, ये मैंने थोड़ा-सा ज़िक्र किया था सुबह की ऑफ़लाइन की क्लास में, इस उपन्यास के बारे में कि ग्रियर्सन के अनुरोध पर लिखा गया, ठेठ हिंदी का ठाट, और इसमें अनमेल विवाह का चित्रण है। सतीत्व का गौरव जो है, वो अधखिला फूल में है। अधखिला फूल में है। अधखिला फूल में है। सतीत्व के गौरव का चित्रण अधखिला फूल में है और अनमेल विवाह का चित्रण जो है वो किस में है? ठेठ हिंदी का ठाट में है। ये मैंने सुबह ही चर्चा की थी ऑफलाइन क्लास में, तो उनका तो सही होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों के प्रचार के लिए जासूस नामक पत्र किस वर्ष निकाला? 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में? किस वर्ष से निकाला था? गोपाल राम गहमरी ने, ये जिस लेवल की प्रश्नोत्तरी है उसी लेवल का पढ़ाया भी गया है, इसलिए ही इस लेवल की प्रश्नोत्तरी है। उसी लेवल से मैंने उपन्यास पढ़ाए हैं। गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों के प्रचार के लिए जासूस नामक पत्र किस वर्ष निकाला? 1899 में, 1900 में, 1901 में, 1902 में? किस वर्ष निकाला था? 1900 ईस्वी में निकाला था। किस वर्ष निकाला था? 1900 ईस्वी में, 1900 में। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के संबंध में असत्य कथन है। कंकाल यथार्थपरक उपन्यास है, तितली आदर्शपरक उपन्यास है, तितली की समानता कामायनी की श्रद्धा से बताई जा सकती है, कंकाल उपन्यास में व्यक्तिकता के विरुद्ध सामाजिकता का समर्थन है। कंकाल उपन्यास, वो जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के बारे में असत्य कथन कौन सा है, यहाँ आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? बताओ देखिए। कंकाल यथार्थपरक उपन्यास है, तितली आदर्शपरक उपन्यास है, तितली की समानता कामायनी की श्रद्धा से बताई जा सकती है, कंकाल उपन्यास में व्यक्तिकता के विरुद्ध सामाजिकता का समर्थन है। मोस्टली का गलत, डी से गलत है यहाँ। कंकाल उपन्यास में व्यक्तिकता के विरुद्ध सामाजिकता का समर्थन नहीं है, व्यक्तिकता का समर्थन है। सही क्या होगा? सही होगा व्यक्तिकता का समर्थन है। व्यक्तिकता का समर्थन है, सामाजिकता का समर्थन नहीं है, व्यक्तिकता का समर्थन है। देखो, तितली की समानता कामायनी की श्रद्धा से बताई जा सकती है और शैला की कार्नेलिया से बताई जा सकती है, ये भी याद रखना। शैला की समानता किससे बताई जा सकती है? कार्नेलिया से बताई जा सकती है। शैला की समानता जो है वो, शैला की समानता किससे बताई जा सकती है? कार्नेलिया से। और तितली की समानता कामायनी की श्रद्धा से बताई जा सकती है, दोनों ही तितली उपन्यास के पात्र हैं। तो शैला की समानता कार्नेलिया से बताई जा सकती है और जो तितली की समानता है वो कामायनी की श्रद्धा से बताई जा सकती है, बिल्कुल सही है। कंकाल उपन्यास में व्यक्तिकता के विरुद्ध सामाजिकता का समर्थन नहीं है, व्यक्तिकता का समर्थन है। निम्नलिखित में से विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? माँ, हृदय की परख, भिखारिणी, संघर्ष? कौन सा नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? यह आपको बताना है। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? अरे ये 1918 में चतुरसेन शास्त्री का है। 1918 में किनका है? चतुरसेन शास्त्री का है। 1918 में किनका है? चतुरसेन शास्त्री का है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर माँ की, तो माँ है 1929 ईस्वी में। माँ, ये उत्तर हो गया आपका। उत्तर तो ये हो गया, ख हो गया। भिखारिणी जो है वो कब है? भिखारिणी भी 1929 में है। संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1945 ईस्वी में है। तीन ही तो उपन्यास हैं इनके, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक के, है ना। और हृदय की परख है वो 1918 में किनका है? चतुरसेन शास्त्री का है। प्रश्न संख्या 39 देखिए।
प्रगतिवादी उपन्यासकारों का सही आरोही कालानुक्रम कौन सा है? प्रगतिवादी उपन्यासकारों का सही आरोही कालानुक्रम कौन सा है? यह आपको बताना है। बताओ देखिए। प्रगतिवादी उपन्यासकारों का सही आरोही कालानुक्रम इनमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या कितना है ये? 39। प्रगतिवादी उपन्यासकारों का सही आरोही कालानुक्रम इनमें से कौन सा है? ए, ठीक है। यशपाल जो हैं, यशपाल 1903 से 1976 हो जाएंगे। उपेंद्र नाथ अस्क जो हैं 1910 से 1996 हो जाएंगे। उपेंद्र नाथ अस्क कब से कब तक ये हो जाएंगे? 1910 से 1996 ईस्वी हो जाएंगे। और अमृतलाल नागर की अगर हम बात करते हैं 1916 से 1990, नागर 1916 से 1990 हो जाएंगे। और रांगे राघव जो हैं वो 23 से 62 हो जाएंगे। रांगे राघव, रांगे राघव जी कब से कब तक हो जाएंगे? 1923 से और 1962 ईस्वी हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? कै हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? पतन 1929, चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, सबही नचावत राम गोसाई 1968। कौन से उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को भी देखें, साथ में फास्ट रिवीजन को भी देखें। मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए इतिहास पहले कंप्लीट करवाया, फिर सुपर फास्ट रिवीजन फास्ट रिवीजन करवाया और अब सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। 3 चरणों में तैयारी करवाई है आपको। प्रश्नोत्तरी चौथा चरण मान सकते हैं। तब ही नचावत राम गोसाई 1970 में है। कब है? 1970 ईस्वी में है। तब ही नचावत राम गोसाई 1970 में है। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है? डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, छोगमल, सुमिरत दास। कौन सा नहीं है? मैला आंचल उपन्यास का पात्र इनमें से आपको कौन सा नजर नहीं आ रहा? प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर क्या होगा? मैला आंचल उपन्यास का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? मैला आंचल का पात्र कौन सा नहीं है? सी बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, पलटू बाबू रोड का है। किसका है? पलटू बाबू रोड। ये जो है ये पलटू बाबू रोड का है। बने रहिए, थोड़ा सा बैटरी जो छोगमल है वो किसका है? पलटू बाबू रोड का है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखें। पलटू बाबू रोड कब है? 1979 में है। पलटू बाबू रोड का पात्र है। प्रश्न संख्या 42 देखिए। सूरज किरण की छांव किसके द्वारा रचित उपन्यास है? सूरज किरण की छांव किसके द्वारा रचित उपन्यास है? रामदरस मिश्र, राजेंद्र अवस्थी, राही मासूम रजा, शैलेश मटियानी। किसके द्वारा रचित उपन्यास है? बताओ देखिए। सूरज किरण की छांव किसके द्वारा रचित उपन्यास है? राजेंद्र अवस्थी के द्वारा रचित है। और कब है? 1959 ईस्वी में है। कब है? 1959 ईस्वी में। मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि कल की प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल पर रहेगी और अच्छी प्रश्नोत्तरी रहेगी। एग्जाम में आने लायक प्रश्न होंगे। राही मासूम रजा के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? आधा गांव 1966, टोपी सुपला 1969, ओस की बूंद 1970, कटरा बी आरजू 1976। किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? राही मासूम रजा के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? आधा गांव 1966, टोपी सुपला 1969, ओस की बूंद 1970, कटरा बी आरजू 1976। सी नहीं भाई, डी होगा। कटरा बी आरजू 1978 में है। कब है? 1978 ईस्वी में है। कटरा बी आरजू कब है?
1978 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 44, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में रचित है? आत्मकथात्मक, डायरी, रिपोर्टाज, जीवनी। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में रचित है? आत्मकथात्मक, डायरी या रिपोर्टाज या फिर जीवनी? कौन सी शैली में रचित है राग दरबारी, यह आपको बताना है। सरल सा प्रश्न है। रिपोर्टाज शैली में रचित है, 1968 ईस्वी में है ना। प्रकाशन हुआ इसका 1969 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी में इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हो गया इतना। प्रश्न संख्या 45 देखिए, कबूतर खाना किसके द्वारा रचित उपन्यास है? कबूतर खाना किसके द्वारा रचित उपन्यास है? रामदरस मिश्र, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, देवेंद्र सत्यार्थी। किसके द्वारा रचित उपन्यास है? वैसे शैलेश शब्द जो है ना, वो शुद्ध ऐसे होगा, शैलेश। शुद्ध तो ये है, शुद्ध होगा ये शुद्ध होगा। शैलेश मटियानी द्वारा ही रचित है ये। और कब है? 1959 ईस्वी में है। कब है? 1959 ईस्वी में है। शैलेश मटियानी जी द्वारा रचित उपन्यास है। और कब है? 1959 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? रथ के पहिए, देहरी के पार, कठपुतली, कथा कहो, उर्वशी। कौन सा उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा नहीं है? कौन सा उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित नहीं है? प्रश्न की संख्या लिखकर उत्तर दिया करो। कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। देहरी के पार जो है वो विवेकी राय का है, 2003 में। 2003 में विवेकी राय का है। किसका है? विवेकी राय का है। ठीक है ना। ये रथ के पहिए जो है वो कब है? रथ के पहिए है 1953 ईस्वी में। कठपुतली की अगर हम बात करते हैं तो कठपुतली 1954 ईस्वी में है। कथा कहो उर्वशी जो है वो 1958 ईस्वी में है। कथा कहो उर्वशी कब है? 1958 ईस्वी में है। निम्नलिखित में से देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? देहरी के पार नहीं है। देहरी के पार 2003 में किनका है? विवेकी राय का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा। इस अनामदास का पोथा का एक नाम अथर्वैक्व आख्यान भी है। लोगों तक उपनिषदों की जानकारी पहुंचाने के लिए इसकी रचना की गई थी। तो किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? ये जो अनामदास का पोथा या अथर्वैक्व आख्यान है, ये 1976 ईस्वी में है। ये ऑफलाइन में कल ही पढ़ाया था। 1976 ईस्वी में है। इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या है? अथर्वैक्व आख्यान भी है। इसका दूसरा नाम अथर्वैक्व आख्यान भी है। रैको रिको ऋषि के पुत्र हैं, है ना। प्रश्न संख्या 48 देखें, धरती की आंखें किसके द्वारा रचित उपन्यास है? धरती की आंखें किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ऑफलाइन में शायद आज ही पढ़ाया था। ऑफलाइन क्लास में आज ही पढ़ाया था। धरती की आंखें किसके द्वारा रचित उपन्यास है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लक्ष्मी नारायण लाल। किसके द्वारा रचित उपन्यास है? लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। और कब है? 1951 ईस्वी में है। कब है? 1951 ईस्वी में है। सुबह दोपहर शाम किसके द्वारा रचित उपन्यास है? सुबह दोपहर शाम किसके द्वारा रचित उपन्यास है? सुबह दोपहर शाम किसके द्वारा रचित उपन्यास है? प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। सुबह दोपहर शाम किसके द्वारा रचित उपन्यास है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। किसके द्वारा रचित उपन्यास है? कमलेश्वर का उपन्यास है। सुबह दोपहर शाम कब है?
1982 ईस्वी में है। कब है? 1982 में। प्रश्न संख्या 50 देखिए, राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, उखड़े हुए लोग, उल्टा, अनदेखे, अनजान पुल, टेराकोटा। कौन-सा उपन्यास इनमें से राजेंद्र यादव का नहीं है, यह आपको बताना है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास कौन-सा नहीं है। ऑफलाइन क्लास में डेली ऐसे ही टेस्ट होते हैं और डेली क्लास में ही उनका इसी तरह से व्याख्यात्मक हल करवाया जाता है। डेली क्लास में ही करवा दिया जाता है। बड़ा आनंद आता है उनको। डेली टेस्ट हो रहे हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन-सा नहीं है? टेराकोटा नहीं है। टेराकोटा जो है वो 1971 में किनका है? 1971 ईस्वी में लक्ष्मीकांत वर्मा का है। लक्ष्मीकांत वर्मा का है। किनका है? 1971 में लक्ष्मीकांत वर्मा का है। उखड़े हुए लोग कब है? उखड़े हुए लोग है 1956 ईस्वी में। उल्टा की अगर हम बात करें तो 1958 ईस्वी में है। अनदेखे अनजान पुल की बात अगर हम करें तो 1963 ईस्वी में है। और टेराकोटा 1971 में किनका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी थी। उपन्यास पर 50 प्रश्न थे। 50 नहीं, चारों विकल्पों को अगर आप मिलाएँगे, अच्छे से देखेंगे, तो ये 200 प्रश्न हो गए आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आनंद आया होगा प्रश्नोत्तरी में। कल हम आदिकाल पर प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आधार पुस्तकें 3 रहेंगी। डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह जी और रामचंद्र शुक्ल। अच्छे प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक हों। अच्छे प्रश्न बनाएँगे। काव्य पंक्तियों के, रचनाओं के, कुछ महत्वपूर्ण कथन आदि सब कुछ, है ना? तो कल आज आदिकाल की तैयारी करो आप अच्छे से इन 3 पुस्तकों से प्लस नोट्स से करो। नोट्स में और भी एक्स्ट्रा है, तीनों पुस्तकों के अलावा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। कल आदिकाल पर जो टेस्ट होगा, उसमें आदिकाल की पूरी 6 की 6 जो काव्य धाराएँ हैं, अपभ्रंश साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, रास साहित्य है, लौकिक साहित्य है और लौकिक गद्य साहित्य, लौकिक पद्य साहित्य। इस पर हम अच्छे से प्रश्नोत्तरी करेंगे कल, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए, उसी में से आपको मिल जाए। धन्यवाद।